हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर। और मैं हूं आपके साथ आपका सहयोगी नवनीत मिश्रा। तो आज डिस्कस करने वाले हैं विकास की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, क्या है, इन सब अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे और बेहतरीन से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो इन अवस्थाओं से कभी अवस्थाओं का समय पीरियड या टाइम पीरियड या समय काल पूछ लिया जाता है, कभी कभी इन अवस्थाओं के बारे में उपनाम इनके पूछ लिए जाते हैं। तो चीज़ें क्लियर करेंगे किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उन्हीं प्रकार से यहाँ बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो आ जाइए सब लोग, हैं जो लोग भी नहीं जुड़े हैं सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और अपने मित्रों के साथ, परिवार जो भी सहपाठी हैं ना, सभी लोग आ जाइए, ठीक है। बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पे, जब तक सब लोग जुड़ते हैं, कि 5 अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं विकास की? अगर देखें तो 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली आपकी होती है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको आप प्री नेटल स्टेज कहते हैं। फिर उसके बाद जन्म की बाद की अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष, इसका समय पीरियड होता है, इसको सहसावस्था कहते हैं या इन्फेंसी आप कह सकते हैं। तीसरी अवस्था की बात करें तो बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड स्टेज जिसे कहते हैं। और चाइल्डहुड स्टेज जो आपकी है 2 भागों में विभाजित होती है, पहली अर्ली दूसरी लेटर, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और उसके बाद बात करते हैं किशोर अवस्था की, जिसे एडोलसेंस कहते हैं। वह आपकी 12 या 13 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में होती है। तो और 19 वर्ष के ऊपर आपकी प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड हो जाती है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 4 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, समय गवाए हुए हैं कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहली आपकी अवस्था है, क्या है पहली अवस्था आपकी? प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज, जिसको क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था। क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था, यानी यह अवस्था प्रसव की पहले की है, यानी जन्म की पहले की है। जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रसव कहते हैं, उसके पहले की अवस्था है, इसलिए इसको प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इसकी समय काल की बात करें तो समय काल 280 दिन का होता है। कितना होता है? 280 दिन, या आपको 9 महीने 10 दिन भी देखने को मिल जाएगा। क्या है? 9 महीने 10 दिन भी देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं पर 270 दिन भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपकी क्लियर है कि 280 दिन का होता है या 9 महीने 10 दिन का, ठीक है। प्रसव पूर्व अवस्था की बात करें तो यह कॉन्सेप्शन पीरियड यानी गर्भाधान के समय से यह अवस्था काउंट की जाती है, आपका समय काउंट किया जाता है। और इसी अवस्था में माता को, अगर माता जिसको जच्चा कहते हैं, उसको स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है। अगर जिस प्रकार का माता भोजन पान या जिस प्रकार की खान पान की व्यवस्था करेगी या खान पान का जो ग्रहण करेगी, ठीक उसी प्रकार का बच्चा होगा। तो बात इतनी सी है, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो स्वस्थ माता को स्वस्थ रहना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्शन जो पीरियड है आपका, कॉन्सेप्शन पीरियड यहीं से काउंट होती है। क्या होती है? यहीं से काउंट होती है, जो लगभग 280 दिन का होता है। तो बच्चे का निर्माण, जब बॉम्ब में गर्भाशय में बच्चे का निर्माण होने लगता है, उसकी मांसपेशियों का, उसकी हड्डियों का, छोटी छोटी फाइन मोटर्स या ग्रॉस मोटर जो भी है, सबकी निर्माण, और धड़ का, सिर का निर्माण जो होने लगता है, वह आपका 280 दिन के, लगभग 280 दिन का समय होता है जिसमें उसका निर्माण होता है। तो माँ को रोका जाता है कि कई बार मना करते डॉक्टर्स कि सिगरेट नहीं पिए, या जो ड्रिंक करती हैं महिलाएं वो ड्रिंक नहीं करें। तो ये पीरियड में बहुत ही स्वस्थ और अच्छा भोजन प्राप्त करें, जिससे बच्चा आपका स्वस्थ हो। तो प्री नेटल स्टेज की बात करते हैं तो यह लगभग 280 दिन का होता है। बात करते हैं अगले स्टेज के बारे में। देखिए, चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप थंबे के द्वारा बता सकते हैं या लिख के बता सकते हैं कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही या चीज़ें समझ में आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अगली अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो इन्फेंसी स्टेज क्या है? इन्फेंसी
स्टेज। इन्फेंसी स्टेज है आपकी। इन्फेंसी स्टेज को क्या कहते हैं? हिंदी में शैशवावस्था इसको कहेंगे, शैशवा अवस्था। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी इंग्लिश सीखें और इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी सीखें, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी चीज़ें हिंदी में ही लिख के आती हैं, कभी कभी इंग्लिश में लिख के आती हैं। इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेंसी अवस्था लिख देते हैं इस तरीके से तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। इन्फेंसी की बात करें तो यह इसका समय काल है वो जन्म से इसकी बात करें तो इसको जीरो कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो, क्योंकि भ्रूण का बनना यहीं से चालू होता है, इसलिए जीरो यानी भ्रूण, ठीक है, जिसको जीरो कहेंगे। जीरो से कब? जन्म तक। जीरो से जन्म तक की जो अवस्था है उसको आप क्या कहेंगे? प्री नेटल स्टेज। और इसको क्या कहेंगे? जन्म से 2 वर्ष। 2 वर्ष क्या कहेंगे? जन्म से 2 वर्ष। कहीं कहीं पर आपको जन्म से 5 वर्ष भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जन्म से 2 वर्ष की तरफ ही जाएंगे तो बेहतर है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ के लिए अगर इन्फेंसी में बात करते हैं हम तो इसको खिलौने की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलौने की अवस्था। खिलौने की अवस्था, खिलौने की अवस्था या टॉय एज। क्या कहेंगे? टॉय एज। अच्छा, एक चीज बहुत गड़बड़ करते हैं आप लोग कि खिलौने की अवस्था और खेल की अवस्था में डिफरेंस कर देते हैं। प्ले एज जो होती है वो आपकी चाइल्डहुड कहलाती है। तो खिलौने की अवस्था की अगर आए, टॉय एज की बात आती है तो आपको इन्फेंसी लगाना है, यानी शैशवा अवस्था लगाना है। और प्ले एज की बात आए या खेल की अवस्था की बात आती है तो आपको चाइल्डहुड या प्रारंभिक अवस्था जो अर्ली चाइल्डहुड है वो आपकी होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। दूसरी बात करते हैं आप तो खिलौने की अवस्था के साथ साथ बच्चा क्या होता है? जिज्ञासु होता है। क्या होता है? जिज्ञासु। जिज्ञासु आप समझ रहे हैं, क्यूरियोसिटी। बच्चे के अंदर जानने की इच्छा होता है कि भाई मैं जिस दुनिया में आया हूँ वह दुनिया क्या है, ये लोग कौन है, ये क्या है, मतलब वो चीज़ देखता है, समझता है, चीज़ें समझता है। तो बात इतनी सी है कि बच्चे जिज्ञासु होता है, क्यूरियोसिटी पाई जाती है इस अवस्था में। शैशव अवस्था बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अवस्था है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। शैशव अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। तो खिलौने की अवस्था होगी टॉय एज, आपकी क्यूरियोसिटी पाई जाती है, जिज्ञासु। तीसरी बात आती है आपकी, तीसरी पॉइंट की बात करें तो बच्चा क्या है? बच्चा क्या होता है? माता पिता पर निर्भर होता है। क्या होता है? माता पिता पर निर्भर होता है, यानी डिपेंड होता है माता पिता पर या अभिभावक, माता पिता पर निर्भर होता है, निर्भर होता है, निर्भर होता है। यानी जो भी पालन पोषण उसका कर रहा है, चाहे उसको नहाना हो या उसको कुछ भी करना हो, चाहे खाना खाना हो, कपड़े पहनना हो, तो सभी चीज़ें कोई ना कोई अभिभावक उसको करवाएगा, जो उसका पालन पोषण कर रहा होगा या माता करवाएंगी। ठीक है, तो बात इतनी है कि यह डिपेंडेंट होता है इस अवस्था में, वह अपने मन से कोई चीज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी मांसपेशियों का विकास हो रहा होता है, वह चलने के लिए या दौड़ने के लिए अपने आप को विकसित कर रहा होता है। तो इतनी चीज़ें होगी खिलौने की अवस्था। दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है माता पिता पर निर्भर होता है। और दूसरी चीज़ बात करें तो संस्कार को डालना जो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि बच्चों को सिखाया जाता है क्या चीज़ें कैसे आपको करनी है, तो इसी अवस्था से चालू करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। ठीक है, क्या होती है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। मतलब यह है कि बच्चा तर्क नहीं कर पाता है चीज़ों में, मतलब उसे पता नहीं होता है कि यह कौन सी चीज़ है, यह कौन सी चीज़ है, तर्क नहीं कर पाता है, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। पांचवी बात करें तो क्या हो जाएगी? पांचवी की ये सेल्फ प्रेम, आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आत्म प्रेम, आत्म प्रेम की भावना, सेल्फ लव जिसको कहेंगे। मतलब अर्थात यह कह सकते हैं कि आप बच्चे को देखेंगे तो बच्चा
अपने से ज़्यादा प्रेम करता है। कोई भी आप वह वस्तु लिए है, कोई चीज़ लिए, आप बोलेंगे भैया आप इनको दे दीजिए या इनको मुझे दे दो, मुझे ये चॉकलेट दे दो, तो बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि वह सेल्फ लव कर रहा है, अपने आप से प्रेम करता है। कोई भी चीज़ें उससे अपने आप से मतलब अधिक होता है, इस दुनिया से मतलब नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया में आया होता है, चीज़ों को समझ रहा होता है। छठवीं पॉइंट की बात करें तो उसका जो व्यवहार है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। कहाँ होता है? व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जो बच्चे का व्यवहार है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, या आप कह सकते हैं कि जो जन्म के समय 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, भय, प्रेम और एक और है, कौन सा है? भय, प्रेम। क्योंकि बच्चे को आप जैसे ही देखेंगे कि आप उसको कोई भी आज थोड़ा सा डरा देंगे तो वो डर जाएगा एकदम से, ठीक है। आप उसे प्रेम करने लगेंगे तो प्रेम कर जाएगा। मतलब यह अवस्था ऐसी है कि व्यवहार जो है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी आपकी, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी। अच्छा, वह एक चीज और है यहाँ पर कि वह अनुकरण द्वारा सीखता है। कहाँ से क्या सीखता है? अनुकरण द्वारा, मतलब अनुकरण द्वारा सीखता है। आप चाहे तो नोट्स वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप रिवाइज करने में आसानी होगी। मतलब बच्चे यहाँ पर अनुकरण द्वारा सीखता है। वह जिस प्रकार का व्यवहार देखेगा परिवार में, जिस प्रकार का चीज़ें, जो भी चीज़ें देखेगा तो वही चीज़ वह सीखेगा। कोई चीज़ को फॉलो करता है, आप कुछ बोलेंगे तो वो कुछ समय बाद देखेंगे कि उसके मुंह से वो चीज़ निकल रही होती है, या वह वैसी चीज़ें प्रतिक्रिया आपको दिखाई देती है, वैसी चीज़ें करता हुआ दिखाई देता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं अगले, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अगली स्टेज पर चलने वाला हूँ। देखिए, सेशन को अगर पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, या जिन तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं या जिनको पसंद आ सकता है, आप एक बार शेयर करके देखिए, है ना। क्या यही सब पॉजिटिविटी होती है? अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, साथ में मैं भी आप मेहनत करने की कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट और अच्छी से अच्छी चीज़ें और एकदम प्योरली कंटेंट आपको 100% सिक्योर के साथ प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अगली स्टेज की बात करते हैं, तो कौन सी स्टेज है? चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, या इसको बाल्यावस्था क्या कहेंगे? बाल्यावस्था। चाइल्डहुड स्टेज क्या है इसको समझ लेते हैं। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया है कि अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, यानी आरंभिक बाल अवस्था या प्रारंभिक बाल अवस्था, उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था। मतलब कि इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। पहली आपकी अवस्था हो जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। दूसरी बाल अवस्था की बात करते हैं तो इसकी दूसरी बाल अवस्था की दूसरा जो पार्ट है आपको उत्तर बाल्यावस्था के बारे में मिल जाता है। उत्तर बाल्यावस्था इसको कहते हैं, बाल्यावस्था, ठीक है। क्या कहेंगे? उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड, इतनी चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो रही होगी आपकी, ठीक है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, इसकी अगर पीरियड की बात करें तो
3 से 6 वर्ष का पीरियड इसका होता है। 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। और यहाँ पर आप 2 या 3 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 2 से 6 वर्ष, क्योंकि 0 से 2 वह था और 2 से 6 वर्ष इसका हो जाता है। ठीक है, ये 7 से 11 वर्ष, क्या 7 से 11 वर्ष या कहीं कहीं 12 वर्ष भी आपको देखने को मिल जाता है। तो 2 से 6 वर्ष आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड, और 7 से 11 आपकी उत्तर बाल्यावस्था यानी अर्थात लेटर चाइल्डहुड। इतनी चीज़ क्लियर। यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट की, तो इसको प्री स्कूल एज कहेंगे, प्री स्कूल एज, क्योंकि बच्चा 2 से 6 वर्ष में जाना स्टार्ट कर देता है, या 3 से 4 वर्ष में स्टार्ट करने लगता है। कहाँ जाता है? प्ले स्कूलों में जाता है। ठीक है, जो उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन है या कह सकते हैं उस तरह की शिक्षा है वह चालू नहीं होती, इसलिए स्कूल की पहली की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल की पहली की अवस्था यानी पूर्व अवस्था, तो प्री स्कूल एज इसको कहेंगे। दूसरी बात कि उत्तर बाल्यावस्था जो होती है आपकी गैंग एज यानी टोली की या समूह की अवस्था कहलाती है, इसलिए इसको समूह की पहली की अवस्था यानी प्री गैंग एज क्या कहेंगे? प्री गैंग एज। इतनी चीज के लिए अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको क्या कहेंगे? खेलने की अवस्था, प्ले एज भी इसी को कहेंगे, क्योंकि उसको आप टॉय एज कहते हैं इन्फेंसी को, इसको कहेंगे प्ले एज। प्ले एज यानी खेल की अवस्था, खेल की अवस्था। अच्छा, ये चीज़ कई जगह पूछ लेती है, इसको आप ध्यान से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ के लिए। भाषा विकास का बात करें तो भाषा विकास आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे बबलिंग की बात करें, बड़बड़ाने की बात करें तो आपकी इन्फेंसी में हो जाता है। मैंने शायद वहाँ पे आपको नोट डाउन नहीं करवा पाया, वो चीज़ नहीं बता पाई, छूट गई होगी, नोट कर लीजिएगा वहीं पे। और उसके बाद बबलिंग के बाद, बड़बड़ाने के बाद भाषा विकास की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा भाषा मतलब बोलने का प्रयास करता है, नाम वगैरह वो चीज़ों को समझने लगता है, क्या चीज़ें क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो स्कूल जाने की अवस्था होती है, मतलब स्टार्ट करने वाला होता है चीज़ें कि किस तरीके से वो मैनेज करेगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा विकास की बात करें, भाषा विकास हिंदी में क्या कहेंगे आप? भाषा विकास। अच्छा, चॉम्स्की एक जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है वो आते हैं, वो कहते हैं बच्चा जन्मजात अपनी भाषा सीख लेता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, उन बात विस्तार चर्चा करेंगे। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का सीधा तात्पर्य है कि बच्चा जिस प्रकार का वातावरण पाएगा, मतलब यह है कि वह पश्चिमी सभ्यता में पैदा हुआ होगा तो वहाँ की सभ्यता सीखेगा, जिस तरह की सभ्यता रहेगी, जिस तरह का वातावरण बच्चे को मिलेगा, ठीक उसी प्रकार की भाषा वह सीखेगा। जाहिर सी बात है, अगर वह तमिलनाडु में पैदा हुआ तो तेलुगु सीखेगा और या तमिल सीखेगा, और आप अगर बुंदेलखंड में पैदा हुआ तो बुंदेली सीखेगा, और आपकी दिल्ली वगैरह में पैदा हुआ तो हिंदी खड़ी खड़ी बोली के माध्यम से वो पहुंच सकता है। तो मतलब चीज़ें वो हिंदी सीखेगा, और अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो इंग्लिश, जाहिर सी बात है इंग्लिश सीखेगा। तो वातावरण बहुत ही इफेक्ट, मैंने आपको बताया था कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। मतलब यह चीज़ें हमेशा बच्चे को प्रभावित करती रहेंगी जीवन पर्यंत तक। तो ये चीज़ें आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको क्लियर चीज़ें कराता रहूँगा। ठीक है, इनकी बात यहाँ पर हो गया। यहाँ पर बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था, गैंग एज कहेंगे इसको, कि उसको प्री गैंग, तो इसको गैंग एज यानी समूह की अवस्था या टोली की अवस्था। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। दूसरी बात, इसको स्कूल एज भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कूल एज, स्कूल एज यानी स्कूल की अवस्था। ठीक है, खेल की अवस्था दोनों को कहेंगे, क्योंकि बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक भी खेलता रहता है, तो खेल की अवस्था इसको कहेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका पॉइंट संग्रहण की अवस्था, या संग्रहण या कलेक्शन, संग्रहण की अवस्था
या कलेक्शन स्टेज भी इसको कहेंगे, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा नई नई चीज़ों को एकत्रित करना चालू कर देता है, चाहे हुआ है आपके सिक्के हों या माचिस की तीलियाँ हों या माचिस के कार्ड हों, उनको जगह जगह एकत्र करेगा और मतलब वो एकत्रीकरण की जो भावना होती है उसकी इसमें विकास होती है। संग्रहण की अवस्था जिसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था में आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ निकल के आती है, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ समलिंगी भावना का विकास होता है। क्या होता है? समलिंगी। या थोड़ा स्पीड में हूँ क्या? जाती है तो नहीं चल रहा हूँ। बता दीजिएगा। समलिंगी भावना का विकास। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएं और ज़्यादा समय भी ना लूँ। समलिंगी भावना का विकास, मैं चाहूँ तो इसको 1 घंटे में और मैं चाहूँ तो 15 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप लोग एवरेज टाइम लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। समलिंगी भावना का विकास क्या होता है? मतलब यहाँ पर वो है, अगर लड़का होगा तो लड़के के साथ दोस्ती करेगा और लड़की होगी तो लड़की के साथ दोस्ती करेगा। यहाँ पर समलिंगी भावना का विकास होता है और आप एडोलेसेंस में जाएंगे तो वहाँ विषमलिंगी प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। वो चीज़ वहीं पढ़ेंगे। समलिंगी भावना का विकास होता है। और बात अगर करें तो यहाँ समलिंगी भावना के विकास के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि बच्चा जो बाल्यावस्था है आपकी, क्या होता है इसमें? सबसे बड़ी चीज़ की बात आती है कि यहाँ यह बच्चा, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब बच्चे को आप कुछ चीज़ मंगाने के लिए भेजते हैं, वो सोचता है कि मुझे जिम्मेदारियां मिले, और जिम्मेदारियां मिलने के बाद शाबाशी, मतलब हर वक्त शाबाशी के लिए खड़ा रहता है। तो अगर आप कोई चीज़, कोई वस्तु दुकान से लेने भेजते हैं, कोई वस्तु, इस तरह क्यों लिखा हूँ मैं? लिखूंगा इसको कोई वस्तु नहीं, यहाँ आप लिखिए कोई वस्तु दुकान से, तो प्रशंसा प्राप्ति, क्या कहेंगे? प्रशंसा प्राप्ति की चाह, कह सकते हैं आप इस तरीके से कि प्रशंसा प्राप्ति की उसके अंदर चाह होती है। मतलब अगर कोई आपने काम करने को भेजा है तो वहाँ से वो आता है तो उसको वो चाहता है कि आप उसे शाबाशी दें और कहें कि बहुत अच्छा बेटा है और बहुत अच्छा काम करता है। तो यह आपको देखने को मिल जाता है 7 से 11 वर्ष के बीच में, ठीक है। अगली आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक हम अगली स्टेज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जुड़े रहिए चैनल के साथ और मेरे साथ, आप अच्छा ही अच्छा सीखेंगे, कुछ गलत नहीं सीखेंगे यहाँ से, और कुछ ना कुछ अच्छा ही ले गए जाएंगे। आप यहाँ तक आते हैं, जुड़ते हैं, अपना समय, आपका मैं समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कोई भी एग्जाम, टीचर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप यहाँ से आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा कि पुटअप होते हैं ना, तो यहाँ से आपको मिलेंगे जरूर क्वेश्चन, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगले स्टेज के बारे में बात करते हैं, जो हमारी चौथी स्टेज है। क्या है? एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ठीक है। क्या कहेंगे? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या कहती है? एक आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं, बड़ी ही बहुत अच्छी बात बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी है एडोलेसेंस। अब आप समझ चुके होंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ। तो इन मनोवैज्ञानिक का शुभ नाम है स्टैनली हॉल। देखिए, जहाँ पर चीज़ें आपको मैं रिलेट करके चीज़ें पढ़ाऊँगा, समझ में आती रहेंगी। तो स्टैनली हॉल क्या कहते हैं? स्टैनली हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था जो है प्रबल दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। मतलब यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिलेगा, संघर्ष देखने को मिलेगा, और यह तूफान आपके जीवन में तूफान लाने जैसी घटनाएं पैदा करेगा। इसलिए इसको प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहते हैं। स्टैनली हॉल कहते हैं। क्या, कौन कहते हैं? स्टैनली हॉल कहते हैं। प्रबल दबाव से आप समझ सकते हैं कि आप जो अवस्था ये होती है, अवस्था का जो काल है, समय की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 12 या 13 वर्ष से कब होता है? 19 वर्ष तक, ठीक है। 12 या 13 वर्ष से 19 वर्ष तक यह अवस्था हो जाती है। 19 वर्ष के बाद एडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था हो जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। मतलब आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, इतनी चीज़ के लिए।
तो क्या होता है, आप प्रबल दबाव और तूफान की अवस्था क्या कहते हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा था। क्योंकि इसी स्टेज में आपकी हाई स्कूल की परीक्षा या जहाँ पर आप जाते हैं, एक हायर सेकेंडरी की परीक्षा होती है, इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है, तो यहाँ दबाव बच्चा पैदा कर लेता है कि घर वालों से भी दबाव होता है कि बेटा आपको इतने मार्क्स लेके आना है, क्योंकि मार्क्स पे ज़्यादा प्रेशर होता है। और हमारे शरीर के अंदर संवेगों में परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो संवेगों में परिवर्तन को एडजस्टमेंट कर रहा होता है बालक, तो वहाँ पर भी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए इसको संघर्ष, तूफान और दबाव की, तनाव की अवस्था कहते हैं। डिप्रेशन में भी कई बार बच्चा पहुंचता है, सोचता है कि मुझे ये करना है, अच्छा बहुत सारी चीज़ें उसको रिलेट करती हैं, इसलिए इस तरह की अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, एक स्टोनली हॉल के बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं किलपैट्रिक। कौन होते हैं? किलपैट्रिक। चलो मैं इसको यही समझा देता हूँ। स्टैनली हॉल के बारे में बता दिया है कि क्या कहते हैं, तनाव, शॉर्टकट में देख लेंगे, तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था है, तूफान की अवस्था है क्या? सैस अवस्था। ठीक है, शॉर्टकट में देख रहे हैं। तो स्टैनली हॉल कहते हैं। दूसरे व्यक्ति आते हैं किलपैट्रिक, जो यह कहते हैं, और चीज़ों को समझते हुए वहीं चलेंगे कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, सबसे कठिन काल है। अच्छा, यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी कि कठिन काल है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह परिभाषा कई बार परीक्षाओं में ये परिभाषा स्टैनली हॉल की और किलपैट्रिक पूछ लेता है। तो आप कठिन यानी किलपैट्रिक, का से कठिन और का से किलपैट्रिक, मैं चीज़ों को सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें याद रहें। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जीवन का कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने, क्योंकि इस तरह की परिभाषा किसी और मनोवैज्ञानिक ने नहीं दी हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं वैलेंटाइन, वो कहते हैं कि ये किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। क्या कहते हैं? किशोरावस्था क्या है? अपराध की नाजुक अवस्था है, अपराध की नाजुक अवस्था है, नाजुक अवस्था है। ऐसा क्यों कहा? अवस्था है, मैं सब चीज़ें बताऊंगा आपको क्लियर। अपराध की नाजुक अवस्था है, यह मिस्टर कौन कहते हैं? वैलेंटाइन कहते हैं आपके। कौन कहते हैं? वैलेंटाइन। आपने इनका नाम सुना होगा, मिस्टर वैलेंटाइन महोदय। वैलेंटाइन महोदय आपकी यह बात करते हैं। अच्छा, वैलेंटाइन की बात हो ही रही है तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये वैलेंटाइन वो नहीं समझ लेना आप, जो वैलेंटाइन आ रहा है, चल रहा है, वो वैलेंटाइन वीक चल रहा है। वैलेंटाइन आने वाला 14 फरवरी को, शायद मेरे हिसाब से, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, लेकिन वो वैलेंटाइन नहीं है, यह वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था क्या है? अपराध की नाजुक अवस्था है। और क्यों कहा है? क्योंकि किशोर अवस्था में आपके अंदर इतने सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, आप कितने संघर्षों से जूझ रहे होते हैं कि वह अवस्था नाजुक हो जाती है। ठीक है, और आप इस तरीके से इस परिभाषा को याद रख सकते हैं कि वैलेंटाइन वीक होता है तो आपके कई दोस्त कहते हैं कि भाई साहब आपके पास भी कोई वैलेंटाइन है, या आप किसी के वैलेंटाइन हैं? तो आप कहते हैं कि नहीं है भाई, तो आप कोशिश करते हैं एक नया मित्र बनाने की, चाहे वह लड़का हो या लड़की। ठीक है, तो एक ऐसी अवस्था आती है जो नया मित्र बनाना यानी एक अपराध से कम नहीं है, जहाँ पर बहुत सारी आप क्रिया करना चाहते हैं। तो बात आप समझ सकते हैं। मेरी बात कहने का तात्पर्य यह है, समझाने का तरीका मैं कोशिश करूँगा कि आपके माइंड तक पहुँचे और आपके दिमाग में स्थिर रहे कि अपराध की अवस्था अगर याद आती है कि वैलेंटाइन याद आता है तो आप समझ लेना अपराध अगर आता है तो वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन आता है तो अपराध। तो बात करते हैं वैलेंटाइन की। इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी आपके माइंड में पहुंची होगी बात कि वैलेंटाइन से आप अपराध की अवस्था की बात आती है कि किशोर अवस्था अपराध की नाजुक अवस्था है, तो वह आप वैलेंटाइन की है, वहाँ पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सीरियसली लेना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए प्रयास कर रहा था आपको। तो ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हो जाती हैं इनमें सब चीज़ों में। आप बात करने वाले पॉइंट की, इसमें कौन से पॉइंट आपको निकल के आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि एडोलसेंस की बात करते हैं तो एडोलसेंस जो है किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था एडोलसेंस का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एडोल्स केयर, लैटिन भाषा का एडोल्स केयर, यह लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द।
अगर कहीं पूछ लेता है कि किशोर अवस्था की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लैटिन भाषा के एडोस्केर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर जाना। यह जनन क्षमता सुदृढ़ होना, ठीक है। तो परिपक्वता की ओर जाना यानी यह मैच्योरिटी को बयां करती है, मतलब कि जिस प्रकार से अब एडोलसेंस आते हैं तो चाहे वह फीमेल हो या मेल हो, दोनों में परिवर्तन आते हैं, ठीक है। मेल में भी परिवर्तन आते हैं और फीमेल में भी आते हैं। मेल में दाढ़ी का बढ़ना और फीमेल्स में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एडोलसेंस एक ऐसी चीज है, ऐसी अवस्था है जहां पर आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं एकदम से। और जो बाल्यावस्था है वह क्या काम करती है, जो किशोरावस्था है वह क्या काम करती है कि बाल्यावस्था और एडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था के बीच का एक पुल का काम करती है। क्या करती है? पुल का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। मतलब आपको अगर प्रौढ़ावस्था तक जाना है, एडल्टहुड तक जाना है, तो आपको एडोलसेंस से होकर गुजरना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर हो रही होगी, आप थंब कर सकते हैं। आपको चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। मैं इसको साफ कर रहा हूं, है ना। आप लोग बताइए यार, लाइव भी हैं, देख भी रहे हैं, तो कुछ जवाब भी देते जाइए, है ना, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी आपकी। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका कि यहाँ पर आपको विषमलिंगी आकर्षण देखने को मिल जाता है। क्या? विषमलिंगी आकर्षण। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संवेगों में जब परिवर्तन होगा तो आकर्षण बढ़ जाएगा। तो विषमलिंगी आकर्षण यानी आपको बाल्यावस्था में आपने देखा है कि मैंने वहाँ बताया समलिंगी आकर्षण दिखता था, समलिंगी प्रभाव देखने को मिलता था। यहाँ पर आपको विषमलिंगी प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब यह है कि अगर मेल है तो वह मेल फीमेल फ्रेंड की तरफ जाएगा और फीमेल है तो वह मेल फ्रेंड की तरफ जाएगी। तो आपको विषमलिंगी आकर्षण देखने को मिल जाता है, जो क्या है संवेगात्मक परिवर्तन की वजह से है। यहाँ पर संवेगात्मक परिवर्तन की वजह से, संवेगात्मक परिवर्तन, यह परिवर्तन की अवस्था, इसको संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संवेगों में परिवर्तन होता है। साथ ही संवेगों के परिवर्तन के साथ साथ आप मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ और यहाँ पर बड़ी चीज़ आती है, देखने को मिल जाती है, एक सेकेंड, बड़ी चीज़ देखने को मिल जाती है कि एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस की अगर उत्पत्ति की बात करें तो किशोर अवस्था की, तो इंग्लिश के एडोलसेंस का रूपांतरण है। और एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्स केयर शब्द से हुई है। लैटिन भाषा की, लैटिन भाषा की एडोल्स केयर शब्द से हुई है। इतनी चीज क्लियर। एडोल्स केयर का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यानी मैटर करती है मैच्योरिटी। क्या करती है? मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की ओर जाना। इसका अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर जाना। मतलब जैसे ही ये अवस्था आती है आपकी 13 से 19 वर्ष की, यानी 12 के बाद जो अवस्था है मैच्योरिटी, मैच्योर आप धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं, चाहे आपके शारीरिक पक्ष में या संवेगात्मक पक्ष में, साथ ही चाहे आपकी संज्ञानात्मक पक्ष में, तीनों चीज़ों में आप देखें या सामाजिक पक्ष में पहलू देखें, सभी पक्षों में आप मजबूत होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। इसलिए इसको परिपक्वता की ओर जाना कहते हैं। इसलिए एडोल्स केयर का मतलब अर्थात परिपक्वता की ओर जाना। आपको संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी इसे कहते हैं। साथ में बसंत ऋतु, क्या? बसंत ऋतु या बसंत काल, बसंत ऋतु या बसंत काल भी इसको कहते हैं, स्प्रिंग पीरियड। और उसके बाद की बात करें तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल जाती है। आपको देखें कि अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन आप समझ सकते हैं कि आपने देखा कि यह अवस्था 13 से 19 वर्ष में है, जब आप बच्चा प्राइमरी छोड़कर अपर प्राइमरी में पहुंच चुका होता है। अपर प्राइमरी में तभी उसको फिजिक्स का ज्ञान दिया जाता है, यानी भौतिकी का ज्ञान दिया जाता है।
क्योंकि वह चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। अमूर्त चीज़ों को, मूर्त चीज़ें वो पहले समझता रहा है, लेकिन अमूर्त चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, चाहे वह चंद्रमा पर जो टीले हैं उनके बारे में समझाए या अंतरिक्ष के बारे में कल्पना वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और कह सकते हैं कि चिंतन मनन, क्या चिंतन मनन, कल्पना शक्ति, सभी का विकास यहाँ देखने को मिल जाता है। यही चीज होने वाली है कि चिंतन मनन कल्पना शक्ति। साथ ही आप एक चीज और देखें कि डे ड्रीमर होते हैं, दिवा स्वप्न की स्थिति यहीं पर पाई जाती है। दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग यानी दिवा स्वप्न। एक डे ड्रीमिंग से याद आ गया, डे ड्रीमर एक आपकी इंग्लिश वेब सीरीज है, उस पर मत चले जाना, वो चीज़ अलग है। तो दिवा स्वप्न की बात करते हैं। दिवा स्वप्न क्या है कि मुझे इस तरीके का बनना है और इस तरीके से मैं काम करूँगा। 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहना, दिन में ही सोचते रहना, ये दिवा स्वप्न कहलाता है। आपका दिवा स्वप्न की जो स्थिति है आपकी एडोलसेंस में पाई जाती है। कब पाई जाती है? एडोलसेंस में। दूसरी चीज़ बात करें, हीरो वर्शिप, यहाँ लिख देता हूँ हीरो वर्शिप की स्थिति यहीं पर आती है। हीरो वर्शिप यानी वीर पूजा। आप हीरो वर्शिप से क्या समझेंगे? वीर पूजा, वीर पूजा। वीर पूजा, वीर पूजा की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर बच्चा किसी को आदर्श बनाकर काम करने लगता है और वो कहता है कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं भगत सिंह के जैसे बनूंगा या स्वामी विवेकानंद की तरह बनूंगा, या कोई भी चीज़ें हैं। आप वो संगीत के क्षेत्र में हैं तो हनी सिंह की तरह बनना चाहता है, या फिर आपको देखने को मिल जाता है कि श्रेया घोषाल की तरह बनना चाहता है, या अनूप जलोटा है कह सकते हैं आप। और अगर साइंटिस्ट में है तो अब अब्दुल कलाम या अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहता है। मतलब कहीं ना कहीं किसी से प्रभावित होता है, एक व्यक्ति को आदर्श मानकर काम करता है या स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानकर काम करता है तो हीरो मानने लगता है। तो हीरो वर्शिप की जो स्थिति आती है वह आपकी कब आती है? 13 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में आना चालू हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? वीर पूजा। वीर पूजा की स्थिति आपको किशोर अवस्था में देखने को मिल जाती है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी, इतनी चीज़ क्लियर हो रही होंगी आप लोगों की, ठीक है? एक बार बता दीजिए यार, थम्बम करके, है ना? अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेम की भावना का विकास भी यहीं से देखने मिलता है, क्योंकि विषमलिंगी प्रभाव है और इसी से प्रेम जुड़ा हुआ है। प्रेम की भावना, जो विषमलिंगी प्रभाव है, प्रेम की भावना का विकास, प्रेम की, बचपन से भी प्रेम होता है लेकिन प्रेम की भावना का विकास अधिकांशतः यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। भावना का विकास, भावना का विकास, तो प्रेम की भावना का विकास आपको देखने को मिल जाता है किशोरावस्था में। दूसरी चीज की बात करें, अगले पॉइंट की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। मतलब आप देखते हैं यहाँ पर, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था क्यों कहते हैं कि आप देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे की जो स्थिति है एकदम से वह लंबाई बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा कई लोग एकदम से डेवलप होने लगते हैं, मतलब पतला पतला रहेगा लेकिन उसकी जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाएगी शीघ्र। तो शारीरिक पक्ष हो या मानसिक पक्ष हो या संवेगात्मक पक्ष हो, आपकी सभी यहाँ पर मजबूती आने लगती है और मैच्योर होने लगते हैं। इसलिए इसको परिपक्वता की ओर जाना, इसमें परिपक्वता की ओर जाना, इसको कह सकते हैं कि परिपक्वता की ओर जाना, इस अवस्था को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर पक्ष में आपके मैच्योरिटी आने लगती है। इतनी चीज़ क्लियर है? इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल। चलिए, तो आपकी यह 4 अवस्थाएं हैं। 5वीं अवस्था की बात करें, 5वीं अवस्था में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, जो है प्रौढ़ावस्था। क्या है? अच्छा, इसको गोल्डन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन एज, मतलब स्वर्ण काल। आपने इतिहास में देखा होगा कि जो काल समय अच्छा रहा होता है उसको गोल्डन टाइम के नाम से, गोल्डन पीरियड के नाम से डिवाइड करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह
अवस्था गोल्डन एज की अवस्था कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर स्वर्णकाल कहते हैं। स्वर्णकाल मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ को आपको देखने को मिल जाती हैं। प्रौढ़ावस्था की बात करें, प्रौढ़ावस्था इसको एडल्टहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडल्टहुड। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 वर्ष के ऊपर इसका समय है। समय कब है? 19 वर्ष के ऊपर, 19 वर्ष से ऊपर। आपको पता है कि जो विकास है आपका गर्भावस्था से लेकर के अंतिम काल तक चलता है, तो उसी में इन अवस्थाएं आती हैं जो विकास की अवस्थाएं हैं। तो विकास की पांचों अवस्थाओं को हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको, और सब बस इस तरह सपोर्ट बना रखिए। आप लोग आते हैं क्लास में, सबसे बड़ी चीज़ यही है। और जो प्रोत्साहन आपका ये एक लाइक बटन कहता है कि प्रोत्साहित मैं इससे हो जाता हूँ, मुझे थोड़ी एनर्जी देता है, ठीक है। वैसे मैं वीडियो लाना मतलब मुझे लगता है कि कब वीडियो आ जाए फिर, है ना। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से समस्या हुई है 2-4 दिन, ये समस्या लगभग सॉल्व हो चुकी है। थोड़ी बहुत होगी जो देख लेंगे, क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो मैंने आपको बताया कि समस्या तो होती ही है, तो एडजस्टमेंट करने में समय लगता है। जब आपने अब में चेंजेस लाते हैं तो जहाँ भी आप परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन कई बार कष्टकारी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए, बाद में वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो विकास की चारों अवस्थाएं को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है, 5वीं अवस्था आपको मैंने बता दी है। ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे परीक्षाओं में, टीचिंग एग्जाम्स में। तो आप क्वेश्चन लगाइएगा तो देखिएगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे, डाउट चाहे उपनाम हो चाहे आपकी इनके अंदर की चीज़ें हों, ठीक है। तो